वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नए साथियों से सभी को मिलाया और बताया कि इस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने परिवार को बढ़ा रही है। आज हरियाणवी सिंगर अनुज शेरावत ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जो कि स्वच्छ भारत अभियान रोहतक की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और सोनीपत फिल्म सिटी की मालिक भी हैं। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और बताया कि इस तरह से अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का चयन किया है और अब वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगी। पार्टी जो भी काम उनको सौंपेगी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी लगन से करेंगी। आम आदमी पार्टी के नायक और लोगों की दिलों की धड़कन श्री अरविंद केजरीवाल जी, सुशील गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस बात की विश्वास दिलाती हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसको पूर्णतया निभाऊंगी और अंतर्मन से उसका निर्वहन करूँगी। और मैं एक कलाकार हूँ और उससे पहला एक महिला, तो मैं पूरी अपनी शक्ति के साथ और पार्टी के सहयोग से महिलाओं के हित में और कलाकारों के हित में कार्य करूंगी। और आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जिसमें कोई राजनीति नहीं होती और सचमुच ही ये एक आम आदमी की पार्टी है जिसके लिए देश सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी कार्यालय में सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में शासन संभाल रही है और कैसे लोगों को लूट रही है। उन्होंने 4 तारीख से 13 तारीख तक का उनका पूरा रोड मैप बताया है और कहा है कि किस तरह से दक्षिण दिल्ली के एरिया को टारगेट किया जा रहा है और बिल्डिंग की कार्रवाई की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले तो इनके पार्षदों ने जमकर दिल्ली को लूटा और अब जब लगा है कि दिल्ली में नहीं आएंगे तो पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले 15 दिन से देख रहे हैं भाजपा शासित एमसीडी और दिल्ली पुलिस मिलकर अनेकों जगह दिल्ली के अंदर बिल्डोजर लेके निकले हुए हैं, ठानी हुई है। हम लोग भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हैं। सभी दिल्ली वाले नहीं चाहते कि अनधिकृत। सवाल ये है कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा का शासन है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मेयर हैं, भाजपा की स्टैंडिंग कमेटियां हैं। दिल्ली के कालंदीगुर्ज थाना क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और वहीं इस दौरान भीड़ के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई है। इस घटना के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए पहुंचे थे। गुरुवार सुबह से मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और तभी से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी और पुलिस इनको हटाने के लिए लगातार लगी हुई थी, लेकिन लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इसके बाद भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। ओखला विधायक को भी हिरासत में लिया गया। कोरोना का संक्रमण ठीक होने के बाद भी सालों तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। यह बात लैंसेट की स्टडी में सामने आई है। लैंसेट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए 50% लोगों में 2 साल के बाद भी कम से कम एक लक्षण मौजूद है। यह रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना का संक्रमण ठीक होने के 2 साल बाद भी संक्रमितों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक लक्षण अभी भी मौजूद है। ये बात साइंस जर्नल लेसेंट की एक स्टडी में सामने आई है। लेसेंट की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी 50% लोग ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक लक्षण आज भी मौजूद है। लेसेंट ने अपनी स्टडी में कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी एक बड़ी आबादी में कई ऑर्गन और सिस्टम पर लंबे समय तक असर बना रहा।
इस स्टडी में कहा गया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। ज्यादातर लोग 2 साल में अपने काम पर लौट आए हैं, लेकिन लक्षणों का असर अब भी बना हुआ है। लैंसेट ने यह स्टडी वुहान के यानतान अस्पताल से कोरोना से ठीक होकर लौटे 2469 मरीजों पर की। ये मरीज 7 जनवरी से 29 मई 2020 तक ठीक होकर लौटे थे। इन मरीजों में से 1192 मरीज ऐसे थे जो 2 साल बाद तक डॉक्टर्स के पास अपनी शिकायत लेकर आते रहे। आइए आपको बताते हैं कि लैंसेट की स्टडी में क्या सामने आया है। स्टडी में सामने आया कि 777 मरीज ऐसे थे जिनमें 5 महीने बाद भी कोरोना का कम से कम एक लक्षण मौजूद था। वहीं 650 मरीज ऐसे थे जिनमें 2 साल बाद भी कोरोना का एक लक्षण मौजूद रहा। स्टडी के मुताबिक मरीजों में थकान और मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत सबसे आम थी। इसके अलावा करीब 250 मरीज ऐसे थे जिनमें 6 महीने बाद भी एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण थे। हालांकि 2 साल बाद ऐसे मरीजों की संख्या कम होकर 143 हो गई। स्टडी में सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीजों में दर्द और बेचैनी की शिकायत देखी गई। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत भी रही। लैंसेट ने अपनी स्टडी में कई सुझाव भी दिए हैं। लैंसेट ने सुझाव दिया है कि ये स्टडी बताती है कि लॉन्ग कोविड के असर और प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाने की तुरंत जरूरत है ताकि लॉन्ग कोविड के खतरे को कम किया जा सके। स्टडी में यह भी कहा गया है कि ठीक हुए मरीजों की लंबे समय तक निगरानी जरूरी है ताकि पता चल सके कि मरीज पूरी तरीके से कब तक ठीक होंगे। आम लोगों की तुलना में हेल्थ स्टेटस कम। लैंसेट ने अपनी स्टडी में कहा कि शुरुआती बीमारी की गंभीरता का फर्क पड़े बिना कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। ज्यादातर लोग 2 साल बाद अपने काम पर वापस लौट आए हैं। हालांकि आम लोगों की तुलना में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का हेल्थ स्टेटस काफी कम रहा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर इलाके में नशे के हालत में पति ने पत्नी को चाकू से गोद दिया है और खून से लथपथ हालत में पत्नी को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। यह घटना मंगलवार रात को तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है, जब शराब के नशे में पति ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान 12 साल की बच्ची ने मां के साथ मारपीट का विरोध किया तो आरोपी पति ने बच्ची की बेपिटाई कर दी। आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और घायल अवस्था में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। महाराणा प्रताप सेना पिछले कई सालों से दिल्ली की सड़कों का नाम मुगल शासकों के नाम से बदलकर भारत के वीरों और महर्षियों के नाम पर रखने को लेकर संघर्ष कर रही है और देश की सरकार से मांग कर रही है। इसी के चलते महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार ने एक प्रेस वार्ता करके सरकार से मांग की है कि दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए और मुगल शासक के नाम से सड़क का नाम बदला जाए। अकबर रोड का नाम राणा प्रताप मार्ग, शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग और हुमायूं रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग की मांग सरकार और संबंधित विभाग से की है। 9 मई को भी इन सभी लोगों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से यही मांग की थी, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने सड़कों का नाम बदलने की बात कही थी। तीन रोड हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड और हुमायूं रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड रखना है। आज हमने पत्र भी दिया है पालिका परिषद के चेयरमैन को और हम अपनी मांगे अगर हमारी 1 सप्ताह में नहीं पूरी हुई तो हम देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर इन तीनों रोड के नाम पोत कर
हम अपने द्वारा निर्धारित नामों को लिखने का काम करें। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज भी नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में पटेल नगर के प्रेम नगर में अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाया गया। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि हमें पहले किसी ने बताया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा और अचानक झुग्गियों को हटा दिया गया। इसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि निगम की यह कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये काम खत्म नहीं होगा और उसके साथ ही विपक्ष भी इस कार्रवाई को लेकर लगातार आक्रामक दिख रहा है। देखो, जो इंक्रोचमेंट खत्म करना ये कॉर्पोरेशन का काम है। वो मैंने पहले भी कहा, ये रूटीन का काम है। इसको किसी तरह का धार्मिक या सियासी रंग देना बिल्कुल गलत है। आज भी हमारा प्रेम नगर पटेल नगर में एक ऐसा इंक्रोचमेंट ड्राइव है, वो ऐसा रोनी के अंदर भी हमारा एक ड्राइव चल रहा है। तो हमारा हर जोन में डेली का कोई ना कोई ड्राइव लगा होता है और ये आज से नहीं, जब से दिल्ली नगर निगम बनी तब से ड्राइव चलता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि केजरीवाल जी या उनके जो दिल्ली सरकार है वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो हम उसको जनता की भलाई की बात करनी चाहिए और दिल्ली की सफाई की बात करनी चाहिए। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 7 मई को सुभाष नगर में दिन दहाड़े 2 भाइयों को गैंगस्टर के इशारे पर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अजय चौधरी 29 गांव के प्रधान और केशवपुर फल मंडी के प्रधान भी हैं। थाना हरिनगर स्पेशल स्टाफ की टीम ने मामले को सुलझाते हुए बाकी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पहले इस मामले में पारस नाम के घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसने इस वारदात में इस्तेमाल करने के लिए स्कूटी दी थी और बताया जा रहा है कि पारस भी सलमान त्यागी गैंग का ही सदस्य है। उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सलमान त्यागी का एंगल आने से पुलिस ने जेल में बंद सलमान त्यागी से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि साल 2018 से ही मकोका धारा के तहत जेल में बंद सलमान त्यागी को शक था कि अजय चौधरी ने ही उसे जेल में बंद करवाया है, लिहाजा उसने बदला लेने के लिए जेल से ही इस हत्या की साजिश को रच दिया। पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के खुर्जा इलाके से गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद की है। बीती 7 मई को सुभाष नगर इलाका गोलियों की थर्राहट से गूंज उठा था। मामला था अजय चौधरी और जसपाल चौधरी को सरेराह बदमाशों ने गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते और रिकॉर्ड टाइम में अब इस मामले को सुलझा लिया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले पारस नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके सामने लाए हैं, जिसका नाम अदनान और फैजल है, जो इस मामले में संलिप्त पाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है मशहूर गैंगस्टर सलमान त्यागी के इशारे पर, जो साल 2018 से जेल में बंद है। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन पुलिस के अपने ही तरीके होते हैं काम करने के। यूं ही नहीं कहा जाता कि कानून के हाथ लंबे हैं। मैं सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी, नेटवर्क 10 दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ऑपरेशन सजग के तहत लगातार आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने में काम कर रही है और इसी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्नैचिंग के एक मुकदमे को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल टाउन थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर ललित कुमार की देखरेख में इलाके में ऑपरेशन सजग को सफल बनाने के लिए अलग अलग जगह पर पेट्रोलिंग कराई जा रही है और इसी के तहत पुलिस की टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। उसी दौरान विनायक हॉस्पिटल के पास एक महिला के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल फोन खोलते हुए जिस तरीके के उसमें से सबूत मिले हैं उससे और ज्यादा शक गहरा गया है। तो इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। आरोपी अभी फरार हैं, उनकी धरपकड़ करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। दिल्ली के साकेत कोट बार एसोसिएशन की ओर से ईद मिलन समारोह मनाया गया और वहीं इस ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में सूफी सिंगर जनाब असलम साबरी भी पहुंचे।
साकेत कोट के अधिवक्ताओं ने ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाई दी। हालांकि ईद का त्योहार पहले ही समाप्त हो चुका है। उस दौरान मुस्लिम अधिवक्ता अपना रोजा रखते हैं, इसलिए वो कुछ खा पी नहीं सकते थे, इसलिए इस पार्टी को बाद में रखने का फैसला किया गया था। साकेत बार कोड एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। हम लोगों को एक दूसरे के त्योहारों को सम्मान पूर्वक मनाना चाहिए। आज हम लोगों ने ईद मिलन का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी हम लोग करते थे, लेकिन इफ्तार में चूँकि रोजे से होते हैं मेंबर्स घर पे जाना पसंद करते हैं, तो हमने फिर ईद मिलन का प्रोग्राम रखा। फिर ये थोड़ा लेट इसलिए रखा क्योंकि कुछ मेंबर्स हमारे जैसे रिमोट एरियाज से हैं, गांव से, कहीं से वो चले जाते हैं, तो एक आध वीक बाद वो वापस आते हैं, तो इसलिए हमने टाइम रखा। और इसमें हमने असलम साबरी साहब हैं जो सूफियाना अंदाज में गाते हैं और इंटरनेशनल फेम के कव्वाल हैं, उनको बुलाया हुआ है और हमारे यहाँ से जुडिशियल ऑफिसर सब लोग यहाँ आएंगे। साकेत कोट में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अधिवक्ताओं ने ईद की बधाई एक दूसरे को दी और साथ ही ये भी कहा गया कि ये सभी त्योहार एक दूसरे को मिलकर मनाने चाहिए, सभी को एक साथ मनाने चाहिए। हालांकि जब ईद का जो त्योहार है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया क्योंकि ईद उस दिन लोग रोज़ा रखते हैं और आज इस पार्टी का भव्य स्वागत किया गया। आप अधिवक्ताओं को भी तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी लोग आज इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा से नोएडा तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार अनियंत्रित होकर आगे से जा रहे ट्रक में घुस गई और बताया जा रहा है कि कार में सवार 7 लोग थे। और वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर्स ने 4 महिला और 1 पुरुष को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस भीषण सड़क हादसे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे जाम हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटना स्थल से वाहनों को हटाकर यातायात को खुलवाया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा और आगरा से नोएडा आ रही बोलेरो कार डंपर में घुस गई, जिसकी वजह से जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हाई स्पीड बोलेरो जिसमें 7 लोग सवार थे, वो उस गाड़ी ने एक चलते हुए डंपर को अर्ली मॉर्निंग उसमें जाके रैम्प कर दी और मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हुई, 4 महिला की और 1 पुरुष की। 2 अन्य लोग उसमें घायल हैं जिनको कि कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनका उपचार कराया जा रहा है। साथ ही साथ बॉडी को जो है पंचनामा कराते हुए और उनका पोस्टमार्टम के लिए सारी जो कागज़ कार्रवाई है वो थाना जेवर पुलिस कर रही है और शीघ्र ही इनका पोस्टमार्टम भी करा दिया जाएगा और बॉडी परिजनों को हैंड ओवर कर। सहारनपुर के देवबंद में एक जंगल में मिले छात्र के शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित की मां ने नम आंखों से अपने मृतक पुत्र के लिए इंसाफ मांगा है और मायके पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। छात्र के पिता के मुताबिक देवबंद पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए मृतक के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले पर इंसाफ मांगा है। आपको बता दें कि कक्षा 10 का छात्र विकास 28 अप्रैल को लापता हुआ था, जबकि 5 अप्रैल को देवबंद के अंभेटा गांव में छात्र का शव मिला था। देवबंद में 5 दिन पहले जंगल में मिले छात्र के शव के मामले में अब नया मोड़ आया है। छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पीड़ित की माने तो जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की है, मायके पक्ष पर सीधे सीधे आरोप लगाया। सर मैं जब काम पर था मैं कहने लगे वहाँ से फ़ोन आ गया हमें लेने के लिए आ जा। ये अपने नाना जी के यहाँ गए हुए थे, मेरी लड़की और मेरी घरवाली, तो उन्होंने कहा कि 2 बजे जाने के लिए थे। मैं उसे रोक दिया कि तुझ 4 बजे, मैं 4 बजे भेज दे उसे, यहाँ से 4 बजे निकला वो, तो उनका 6 बजे फ़ोन आया कि विकास नहीं है अभी तक यहाँ आया। तो फिर मैं यहाँ से 7 बजे रवाना होकर कसौली के लिए। इस संबंध में एक हासिमपुर, देवबंद में हासिमपुर एक जगह है, वहाँ से एक लड़का गायब हुआ था। उसके गायब होने के संबंध में सुसंगत धारा में तत्काल देवबंद थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी। तलाश के क्रम में ही उसकी डेड बॉडी मिली और पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली गई है
और परिजनों से बात करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से सुसंगत धाराओं में विवेचना को तरमीम किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन कुछ गांव के दबंग सरकारी स्कूल को तोड़वाकर इसी पर कब्जा करना चाहते हैं। विरोध कर रहे गांव वासियों का कहना है कि इस कार्रवाई के लिए दबंगों ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। यूपी में छात्रों की संख्या में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले छात्र पूर्व माध्यमिक स्कूल को ही तोड़वाकर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सूचना नोएडा के हरोला गाँव वासियों को लगी तो मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया गया। गाँव वासियों का कहना है कि जो अतुल और इसके अन्य साथी इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय को तोड़वा कर कब्जा करने में जुटे हैं, उनका जमीन का ये कोई नंबर नहीं है। ये दोनों नंबर शुरुआत से अलग है और सरकारी स्कूल के नाम है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लेखपाल लोकेंद्र और उनकी टीम मीडिया को देखकर पीछे के रास्ते से बचकर निकल गए। आपको बता दें कि इस मामले में बीते 2012 में हाई कोर्ट स्टे देकर ऑर्डर दे चुका है कि पहले खसरा संख्या 541 को खोजा जाए, स्कूल की जमीन पर कोई कार्रवाई ना हो। अब एक गांव का ही आदमी था जिसने एक नोएडा प्राधिकरण को केस किया, जैसे कि 979 नंबर एक हडवार का नंबर है, जिसको अपना बताता कि मेरे नाम इसका पट्टा होगा, जबकि हडवार का जो नौयत कभी चेंज हो नहीं सकती। और उसको लेकर वो प्राधिकरण से केस लड़ा। उसने ना तो ग्राम पंचायत को कभी पार्टी बनाया, ना जिला प्रशासन को पार्टी बनाया, और नोएडा अथॉरिटी से मिली भगत करके और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस डिग्री करा लिया। वो ज़मीन है 1 विषय 8 विश्वांसी 170 गज। उस 170 गज की आड़ में इस स्कूल को कब्जाना चाहते हैं। इसमें हमारा जो ये स्कूल है 975-976 में बना हुआ है, बहुत पुराना हमारा स्कूल है। एक इसमें फर्जी तरीके से 979 बता करके, जबकि वो नंबर भी बहुत दूर है और हमारे स्कूल से कोई संबंधित भी नहीं है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमारा इसमें स्टे कर दिया कि भी इस नंबरों को ना छेड़ करके और ये 979 इस पर जो भी इनको कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन उसको ना दिखा करके उल्टा हमारे स्कूल पे कब्जा कराना चाहते हैं। ये पहले प्राइमरी स्कूल था। 2002 में यहाँ जूनियर हाई स्कूल आया, तब से जूनियर स्कूल चल रहा है। मैं यहाँ 99 से हूँ। पहले प्राइमरी स्कूल में था, फिर यहाँ प्रमोशन होकर जूनियर स्कूल में आया, और ये तब से यहाँ बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल पिछले से पहले 650 थे, फिर 750 हुए, अब कल 1000 बच्चे हो जाएंगे। और यहाँ बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी के किराएदारों के गरीब परिवार के बच्चे आते हैं। अमीर आदमी का कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता। उन गरीब बच्चों का भविष्य देखते हुए जो है ये स्कूल जो रहना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।